वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सारणिक से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज के जो रूल्स हैं वो ये वाला जो रूल्स है वो 7वां नंबर है, और ये नेक्स्ट ये इसके नीचे वाला जो है 8वें नंबर पे आता है। तो ये वाला जो रूल्स है आपके 7वें नंबर पे आता है और ये वाला 8वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैं आपको आज दो रूल्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारणिक से रिलेटेड दो रूल्स हैं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त्य से जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल में सारणी का आपका ये गिवन है A1 A2 A3 प्लस A1 के साथ जो है पहले कॉलम में A1 के साथ जो है LB1 प्लस MC1 है, और पहले कॉलम में A2 के साथ जो है LB2 प्लस MC2 है, और पहले कॉलम में A3 के साथ जो है LB3 प्लस MC3 है, और दूसरे कॉलम में B1 B2 B3, तीसरे कॉलम में C1 C2 C3। इस तरीके से आपका फॉर्म दिया हुआ सारणी का। इसको यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में उसके संगत अवयवों के सम अपवर्त या जोड़ या घटा दिया जाए तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ भी गिवन है, तो यानी कि पहले वाले कॉलम में हमने B1 को ले लिया, B1 B2 B3 को लिया, और C1 C2 C3 को एक साथ पहले कॉलम में जोड़ दिया। साथ में उसका जो संगत मल्टीपल है सेकेंड वाले कॉलम में उसका जो संगत मल्टीपल है वो L है, और तीसरे वाले कॉलम में जो संगत मल्टीपल है वो M है। तो इनको एक साथ जोड़ या घटा देते हैं, यानी कि हमने इसमें जोड़ दिया है, कंडीशन में जोड़ा गया है। अब इस तरीके से फॉर्म होगा तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम हटा देंगे और बचेगा क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से निकाला जाता है, और इसको निकालने का भी तरीका वही है, बिल्कुल रूल्स के हिसाब से रूल्स को फॉलो करना है और बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको ब्रेक करना है तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी कॉलम में दो राशियों का योग जब होता है तो उसको उतनी ही कोटि के योग के बराबर आपको उसको प्रकट करना है। इसको कितनी कोटि में बटेगा? 1 2 3। तो 3 फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो पहले वाले में आ जाएगा पहले सारणी में आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस सेकंड वाले सारणी में आएगा LB1 LB2 LB3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से अब तीसरे वाले सारणी में आएगा MC1 MC2 MC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा जो है ये 6वें नंबर की प्रॉपर्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हुआ। अब बात आती है यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी में ये कहता है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर किसी संख्या से गुणा किया गया है तो वो जो उस सारणी के जो मान होता है, मान जो निकलता है उस सारणी के मान में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे B1 B2 B3 है, तो ये जो पहले वाले में तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, दूसरे वाले में सारणी का मान जो होगा इसमें L वाला फंक्शन L जो है वो मल्टीपल बाहर आ जाएगा, और दूसरे वाले में ये जो हमने लिया था ये M बाहर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी लगेगी? चौथी प्रॉपर्टी इसलिए लगेगी क्योंकि किसी सारणिक में जब सेम कॉलम हो या सेम पंक्तियों की वैल्यू अगर सेम होती है तो उस सारणी का मान जो होता है वो 0 होता है। तो दो सारणी की वैल्यू वैसे भी 0 हो जाएगी, आपका घूम फिर के यही वाली सारणी बचेगी।
तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। जैसे ये सारणी के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है सारणी। तो यानी कि दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे दूसरी पंक्ति ले लिया, और पहले पंक्ति के सभी अवयवों का सहगुणनखंड जो निकलेगा उससे हम A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B2 से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A1 का सहगुणनखंड मान लेते A1 डैश, B1 का सहगुणनखंड मान लेते B1 डैश, C1 का सहगुणनखंड मान लेते C1 डैश। तो इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे A2 का A1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B2 का B1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 का C1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। तो कंडीशन में यही बोल रहा है, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के संगत मतलब उसके साथ का, संगत मतलब होता है उसके साथ का, मतलब उसके बगल का या ऊपर नीचे का, सहगुणनखंड से गुणा करने के बाद जोड़ा जाए। तो पहले हमने गुणा किया, पहले A1 A2 और A1 डैश का गुणा किया प्लस B2 B1 डैश से गुणा किया, C2 और C1 डैश से गुणा किया, फिर सहगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल हमेशा शून्य होता है। तो इनका जो योगफल होगा वो शून्य होगा। तो ये प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे आया। जैसे मान लेते हैं A1 का सहगुणनखंड क्या होता है। A1 का सहगुणनखंड निकालने का तरीका ये होता है, इधर वाली लाइन, इधर वाला पंक्ति और इधर वाला कॉलम छोड़ दिया जाता है, आपका ये वाला हिस्सा बचता है। तो A1 का सहगुणनखंड क्या है, A1 का सहगुणनखंड, तो A1 के सहगुणनखंड को A1 डैश कह रहे हैं, A1 के सहगुणनखंड को A1 डैश कहा जा रहा है। अब देखिए, तो B2 B3 C2 C3 ये आया। लेकिन यहाँ पे सहगुणनखंड जब निकलता है, यहाँ पे ये भी देखा जाता है, अगर मैंने A1 का सहगुणनखंड अगर निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे A1 जो है कौन से कॉलम में है, कौन से पंक्ति में है। तो A1 जो है पहले कॉलम में, पहले पंक्ति में, इसलिए -1 के साथ इसमें R की वैल्यू और C की वैल्यू जोड़ना होता है। R और C की वैल्यू 1 है तो 1 और 1 1 जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से B1 का निकालेंगे, B1 का क्या है, B1 डैश है, B1 का सहगुणनखंड है B1 डैश। अब देखिए -1 तो है, B1 जो है पहली पंक्ति का है और दूसरे कॉलम का है। तो पहले पंक्ति मतलब 1 और दूसरे कॉलम का मतलब 2। दूसरा कॉलम मतलब क्या है, पहला पंक्ति 1 हो गया, C मतलब 2। तो इस तरह से 1 + 2 कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से। तो हमें किसका निकालना, B1 का। तो ये वाली लाइन आपको छोड़नी होगी, ये वाली लाइन छोड़नी होगी। बचा क्या, ये बचा A2, ये लाइन, ये वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी। अगर मैंने B1 का पूछा, यदि B1 का है तो ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली लाइन छूटेगी। तो बचेगा क्या, A2 A3 और C2 C3 मिलेगा इस तरीके से। अब C1 का,
C1 का पूछना है। तो C1 का सह गुणनखंड जो होता है C1 डैश का है, C1 डैश, इसका भी ले लें -1। अब ये जो है पहले पंक्ति का तीसरा कॉलम है, तो 1 + 3। देखिए पहले पंक्ति का तीसरा कॉलम, तो ये वाला हिस्सा हमें हमें इसका सह गुणनखंड चाहिए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हट जाएगी, तो आपकी जो बची हुई लाइन जो है वो ये वाली हुई, ये A2 A3 B2 B3। कंडीशन में ये बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति के सभी अवयव और पहली पंक्ति के सभी अवयवों के जो सह गुणनखंड जो निकले हैं, दूसरी पंक्ति के अवयवों से गुणा करने के बाद आपस में तीनों को जोड़ देने पे इनका योगफल 0 होता है। देख लेते हैं। देखिए A1 डैश की वैल्यू निकालते पहले, तो -1 है, -1 की पावर 112, -1 की पावर 2 करेंगे। अगर ऑड नंबर की पावर, ऑड नंबर निगेटिव नंबर की पावर होती है, अगर पावर सम में है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसको ये वाले को ऐसे करते हैं, ये प्लस में जाता है, ये माइनस में जाता है, तो क्या हो जाएगा B2 C3 B3 C2, ये निकला। अब इसी तरह से B1 डैश, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है -1 की पावर 3। इसमें निगेटिव नंबर की पावर जो है 1 की, वन का निगेटिव नंबर है, 1 निगेटिव में, इसका पावर जो है ऑड में है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो बाहर निगेटिव कर देंगे, ये इसके साथ लेंगे, ये इसके साथ लेंगे, मल्टीपल कर रहे हैं A2 C3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से A2 C3 माइनस A3 C2, ये निकला A2 A3 C2, A3 C2 निकला और A2 C3। अब इसी तरीके से C1 डैश का ले लेते हैं। C1 डैश में इसकी पावर क्या है -1 की पावर 4, 1 + 3 पावर 4। तो जब निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन में होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, तो ले लेते पॉजिटिव में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो A2 B3 माइनस A3 B2, ये ले लिया, ये निकला। तो ये वाला प्लस में आया, ये माइनस में आया, ये प्लस में आया। अब कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति A2 का A1 डैश और B2 का B1 डैश के बाद साथ और C2 का C1 डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनकी वैल्यू 0 आती है तो कंडीशन को फॉलो करता है। ये कंडीशन की वैल्यू मतलब कंडीशन में ये बात कही गई है, अगर कि दूसरी पंक्ति के सभी अवयव और पहली पंक्ति के सभी अवयवों के सह गुणनखंड से गुणा करने के बाद उनकी गुणा करने के बाद योगफल हमेशा 0 होता है। तो A2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B2 C3 माइनस A2 B3 C2 प्लस, अब यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस है, तो हम माइनस ही करेंगे, लेकिन किसके साथ, B2 के साथ करेंगे। देखो B2 A2 C3, देखो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस B2 A3 C2, अब प्लस में आया C2 साथ C2 A2 B3, फिर माइनस C2 A3 B2, देखिए ये निकला। अब A2 का B2 और C3, A2 B2 A2 B2 C3, ये से कैंसिल हो जाएगा, और A2 B3 A2 B3 C3, ये से कैंसिल हो जाएगा, A2 B3 और ये C2, ये देखिए
B2 A3 C2, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन को फॉलो, मतलब कंडीशन में जो बात कही गई वो सही है। तो यानी कि किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति में किसी भी, मतलब यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के उसके संगत पंक्ति या स्तंभ के सह से गुणा करने के बाद जो योगफल होगा उनका, वह हमेशा शून्य होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं प्रॉपर्टी का रूल्स को फॉलो करते जाना है। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर उस पंक्ति या स्तंभ में उसकी वैल्यू अगर 0 है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, तो ये 0। तो सारणी में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर वैल्यू अगर 0 है तो उस सारणी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दूसरी कंडीशन में क्या आता है? दूसरी कंडीशन में यह बोलता है, अगर A1 B1 A2 B2, मतलब कि अगर किसी पंक्ति को किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दे, पंक्ति को स्तंभ में कर दें और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि A1 B1 A2 B2, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी में। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में आपस में अदला बदली कर दिया जाए पंक्ति, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। तो यानी कि अगर इनको आपस में पंक्ति को, यानी कि इसको हम आपस में इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस साइन बदल जाता है। साइन बदल जाएगा, यानी कि B1 B2 B3, A1 A2 A3, C1 C2 C3। यानी कि दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में कर दिया और पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में कर दिया, तो इनके मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होता, बस इनका साइन बदल जाता है। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उनका साइन बदल जाता है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है? चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर किसी सारणी में कोई दो कॉलम या दो पंक्ति आपस में सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है। उनकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे आज 4 प्रॉपर्टी तो मैं इससे पहले की वीडियो में बताया हूँ। आज में जो है मैंने 7वीं और 8वीं बताई है। आज मैंने 7वीं और 8वीं के बारे में बताया। तो 7वीं और 8वीं के बारे में अभी मैंने बताया। 5वीं और 6वीं में क्या बताया गया है सारणी में? तो 5वीं प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, यदि किसी सारणी में अगर उसके पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसके सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा होता है। जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए अगर कॉलम फर्स्ट में या कॉलम 2 में या कॉलम 3 में अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इसके मान में सारणी का जो मान होगा उसमें m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यानी कि अगर इसमें m से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको इस नंबर को बाहर कर देंगे
और सारणी को बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे जिस फॉर्म में है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको केवल बाहर करेंगे ये तीसरे कॉलम की जो नंबर की जो संख्या से उसको हम सारणी को बाहर कर देंगे, सारणी से बाहर कर देंगे और सारणी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। और छठवीं प्रॉपर्टी में क्या बताया गया? छठवीं प्रॉपर्टी में बताया गया यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयवों में किन्हीं दो राशियों का योगफल अगर गिवन है तो उन पंक्ति के जितने कोटि है उतनी ही कोटि के अलग अलग सारणी के रूप में हम अलग अलग प्रकट कर सकते हैं। कैसे? जैसे A1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 प्लस अल्फ़ा 2, A3 प्लस अल्फ़ा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम इस तरीके से लेंगे। ये छठवीं प्रॉपर्टी में आता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये प्लस ये देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से इस ऐसे सारणी का अगर दिया है तो इसको इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? ये छठवीं प्रॉपर्टी में आता है। तो आज की वीडियो में मैंने 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और इससे पहले की वीडियो में मैंने 6 प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। और आपको एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, वो लास्ट प्रॉपर्टी अगली वीडियो में बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।